हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और ये क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस हैं, यानी कि सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और जिस बॉडी पे ये लग रहे हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उन सभी फोर्सेस का वो ज़ीरो आएगा, नेट फोर्स ज़ीरो आएगा। ठीक है। अब इफ़ द टॉर्क ऑफ दीज फोर्सेस इज़ ज़ीरो अबाउट अ पॉइंट, मतलब बोला है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट इन सभी फोर्सेस का टॉर्क ज़ीरो है, तो इज़ इट नेसेसरी दैट इट विल ऑल्सो बी ज़ीरो अबाउट एनी अदर पॉइंट। तो बोला है भाई, अगर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट उन सभी फोर्सेस का टॉर्क ज़ीरो है, तो क्या कोई किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो क्या ज़रूरी है कि वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को सवाल पूछा है। तो अभी तक हमें आंसर नहीं पता। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ सबसे पहले। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन, उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आप लोग को समझ में आ जाएगा इसका आंसर, और उसके बाद मैं इसको एक जनरल केस बना के मैथमेटिकली प्रूव भी करूँगा कि इसका आंसर येस है। ठीक है। अब वो मेरे को तो आंसर पता ही है, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वो पता चल जाएगा। तो सपोज़ करो कि एक रॉड है और यहाँ पर एक फोर्स मैं ऐसे लगाया F, एक फोर्स ऐसे लगाया F और यहाँ पर लगाया 2F। ठीक है। और मैं बात करूँगा किन्हीं दो पॉइंट्स की। तो लेट्स से कि ये A पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो, या फिर ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं B। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस F का और इस 2F का जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधा साधा ज़ीरो दिख रहा है। ठीक है। और ये तीनों फोर्स अपने को एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है ही। अब ये भी साफ दिख रहा होगा कि A वो पॉइंट है, जैसे A पॉइंट की बात करूँ मैं, तो A पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। और इस फोर्स का टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और साफ साफ दिख रहा होगा। अब अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि ये जो A पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है इन दोनों रॉड के। ठीक है। तो दोनों के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है और जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो ये है। तो इस फोर्स का और इस फोर्स का दोनों का टॉर्क मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो A के अबाउट इन दोनों का टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इस 2F का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि वो इस पॉइंट से ही पास कर रहा है। जब कोई फोर्स उसी पॉइंट से क्रॉस करता है जिस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क निकालते हैं, तो उस फोर्स का टॉर्क तो ज़ीरो ही आता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि A पॉइंट के अबाउट इन तीनों फोर्सेस का टॉर्क ज़ीरो आ गया। अब मैं बात करूँगा B पॉइंट की। B पॉइंट के अबाउट देखो भाई, B पॉइंट के अबाउट इसका तो ज़ीरो हो जाएगा टॉर्क। क्यों? क्योंकि ये B से ही पास कर रहा है। इसका टॉर्क कितना होएगा? इसका टॉर्क होएगा F इंटू 2L। अगर मैं लेंथ ऑफ द रॉड को 2L अज्यूम कर लूँ तो इतना सेक्शन L हो जाएगा और इतना सेक्शन भी L हो जाएगा, है ना। तो A से इसको C नाम दे देता हूँ। तो AC लेंथ L हो जाएगी और AB लेंथ भी L हो जाएगी। तो इस फोर्स का टॉर्क आ गया F इंटू 2L, क्योंकि ये फोर्स है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस B पॉइंट से 2L की दूरी पे है। 2L इंटू F और डायरेक्शन क्या है भाई, साफ साफ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि डॉट, प्लस इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा 2F इंटू L, क्योंकि फोर्स की वैल्यू है 2F और ये डिस्टेंस है कितनी, L। और डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये साफ साफ दिख रहा है कि क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है। तो क्रॉस, अब ये क्या निकाला हूँ मैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट B। तो साफ साफ दिख रहा है भाई ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल और अपोजिट टॉर्क पैदा कर रहे हैं अबाउट पॉइंट B। ठीक है। तो अपन देखें कि जब सभी फोर्सेस का सम ज़ीरो था तो A पॉइंट के अबाउट B पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो आया, और रियलिटी ये है कि किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकाल के देख लेना, वो ज़ीरो ही आएगा।
ठीक है। और हम भाई नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है, तो हम लोग सबके अबाउट निकाल के चेक नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए अपन इस चीज़ को इन जनरल प्रूफ करेंगे अब मैथमेटिकली। तो देखते जाओ, मतलब इस बात को हमेशा आप उस स्टेप में आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को याद भी कर सकते हो कि जब जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होएगा और फोर्सेस कोप्लेनर होंगे, तो उस बॉडी पे अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है तो दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 ही आएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन जनरल अपन इस चीज़ को कैसे प्रूफ करें इन जनरल। तो यहाँ पर कोई भी बॉडी मान लो, कोई भी बॉडी मान लिए, इसमें कोई भी 2 रैंडम फोर्स लगा लो। 3 लगाना हो तो 3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक फोर्स लगा दिया और दूसरा फोर्स मैं यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। या इसमें तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता, तो अपन ऐसा करते हैं कि 3 फोर्स लगा लेते हैं, F1, F2 और यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं F3। अब इन तीनों का सम मान लेते हैं कि 0 है। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो है। अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है वो पॉइंट A है, और A पॉइंट के अबाउट तीनों, जैसे ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ये और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। इन तीनों का जो पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू A, उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। तो ये 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीनों जो है पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इसको मैं R1 बोल लेता हूँ, इसको R2 नहीं, ये R2 है, ये R1 है, ठीक है, और ये R3 है। तो पॉइंट A के अबाउट जो टॉर्क होगा वो क्या होएगा, सिंपली R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। अब ये हमें क्वेश्चन में मान लेते हैं कि गिवन है 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट टॉर्क 0 है, और उस पॉइंट को मैं क्या अज्यूम किया हूँ, A अज्यूम किया हूँ। अब मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स कॉल इट पॉइंट B। तो B के अबाउट मैं अब नेट टॉर्क निकालने का ट्राई करता हूँ। फिर से अपन क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे B के अबाउट इन तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए। तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये रहा। अब ये ओवरलैप हो रहा है तो दिखने में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो मैं B पॉइंट को कहीं और बना लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर अपना पॉइंट B है। अब मैं 1, 2 और 3, ठीक है, ये 3 पोजीशन वेक्टर हो गई विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना। तो पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये और तीसरा वेक्टर ये। अब तीनों को मैं नाम दे देता हूँ R1 डैश, R2 डैश, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ये वाले को, एक मिनट, एरो मैं थोड़ा गलत बना दिया, हाँ ये वाला एरो बनेगा, मतलब ये और ये 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया R1 डैश, इसका नाम हो गया R2 डैश और इसका नाम हो गया R3 डैश। तो पॉइंट B के अबाउट अगर मेरे को टॉर्क लिखना है तो क्या आएगा, R1 डैश क्रॉस F1 प्लस R2 डैश क्रॉस F2 प्लस R3 डैश क्रॉस F3। अब मैं इस चीज़ को 0 प्रूफ करूँगा, देखना कैसे। अपन एक काम करते हैं कि A से लेकर B तक एक वेक्टर बनाते हैं, इसको, ये रेड कलर का वेक्टर को मैं R वेक्टर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं, A से लेकर B तक बनाना है,
तो हाँ नहीं ठीक है, यही बनेगा, इसको मैं आर वेक्टर नाम देता हूँ। अब देखो भाई, इन तीनों वेक्टर को देखो, ये R2 वेक्टर और ये R वेक्टर और ये R2 डैश वेक्टर। थोड़ा मैं इस डायग्राम को जूम कर देता हूँ। ये वाला वेक्टर R2, ये वाला वेक्टर R2 डैश और ये वाला वेक्टर R। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होएगा देखेंगे अपन। अगर मैं A से लेकर, पहले मैं बात करता हूँ R2 की, ब्लैक कलर से बनाते हैं, जो अपना R2 वेक्टर है, अगर मैं उसके अपोजिट जाऊँ, ठीक है, यानी कि मैं -R2 की बात करूँ, तो कौन सा वेक्टर बनेगा? ये वाला वेक्टर, ठीक है। और इससे मैं ऐड कर दूँ इस ब्लू वाले वेक्टर को, यानी कि R2 डैश को, तो कौन सा वेक्टर बनेगा? R वेक्टर बनेगा। सिंपल ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है ना। तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? R2 डैश, जबकि ये वाला वेक्टर कौन सा है? R2 -R2, क्योंकि ये वाला R2 है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? -R2। इसीलिए मैं क्या किया हूँ? R2 डैश प्लस -R2 किया हूँ, है ना। और वो किसके बराबर हो जाएगा? R वेक्टर के बराबर, ठीक है भाई। तो अगर ऐसे में कन्फ्यूज़न हो रही हो तो इसको मैं कलर से ही लिख लेता हूँ। क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूँ, R2 डैश प्लस, उसके बाद में क्या ऐड किया? -R2 वेक्टर, है ना। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये क्या है? -R2 है, जो कि इस R2 के अपोजिट है, ठीक है। तो प्लस -R2 इज इक्वल टू वॉट? ये R वाला वेक्टर, है ना। तो इज इक्वल टू R वेक्टर। अब देखो भाई, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ कि R2 डैश, अब मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ, R2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ये बात ध्यान दो भाई, है ना, कि R2 डैश वेक्टर क्या आया? R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। सिमिलरली बाकी तीनों के लिए भी अगर मैं यही काम करूँगा, बाकी तीनों पॉइंट्स के लिए, तो R1 डैश वेक्टर की वैल्यू आएगी R प्लस R1, और R3 के लिए क्या आएगी? R3 डैश बराबर क्या आएगा? R प्लस R3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को अपन इन तीनों इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, जिससे अपना क्या आ जाएगा? टॉर्क ऑफ बी वेक्टर। तो टॉर्क ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी R1 डैश विच इज़ इक्वल टू R प्लस R2, तो R प्लस R2 क्रॉस F1 प्लस R2 डैश को मैं रिप्लेस करूँगा R प्लस, ये 1 है, ये 1 है ना, इससे रिप्लेस किया हूँ मैं इसको, R1 डैश को। अब R2 डैश को मैं किससे रिप्लेस करूँगा? R प्लस R2 से, तो ये आ जाएगा R प्लस R2, है ना, क्रॉस F2 प्लस, अब अगला R3 डैश को मैं किससे रिप्लेस करूँगा? R प्लस R3 से, तो इनटू F3। अब देखो भाई, इसमें क्या क्या टर्म बनेंगे? R1 क्रॉस F1 बनेगा, R2 क्रॉस F2 बनेगा और R3 क्रॉस F3 बनेगा। और इन तीनों का सम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या है? 0 है, ठीक है। तो इन तीनों को तो मैं लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही आना है। बचा क्या क्या? R क्रॉस F1, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना? R क्रॉस F2, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा? R क्रॉस F3। अब इससे R कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3।
अब भाई इस चीज़ की वैल्यू मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, क्या है, 0 है ये, क्योंकि नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या है, 0 है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इससे आ गया F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या आ गया, 0, यानी कि टॉर्क अबाउट अ जनरल पॉइंट B ऑल्सो केम आउट टू बी 0, ठीक है। एक पॉइंट अगर ऐसा हो A जिसके अबाउट अगर टॉर्क 0 होगा, तो कोई भी दूसरा जनरल पॉइंट मैं B अगर ले लूँगा तो उसके अबाउट भी टॉर्क 0 ही आया, ठीक है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, कि अगर एक पॉइंट पे टॉर्क 0 है एक पॉइंट के अबाउट, तो इट इज़ नेसेसरी दैट इट विल ऑल्सो बी 0 अबाउट एनी अदर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर पूछा है तो इसका आंसर क्या हो गया, यस। और याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में मैं बोला था कि नो प्रूफ करना बहुत आसान होता है। एक एग्जांपल ले लिए गिवन स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए और काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन येस प्रूफ करने के लिए आपको पूरा ये इतना बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। हालांकि इतना हर बच्चे को आए इतनी मैथमेटिकली सॉल्व करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और शॉर्ट आंसर का ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहता कि आप इतनी मैथमेटिक्स उसमें लगाओ, है ना। ये प्योर मैथ्स का पार्ट है ना। लेकिन हाँ, ये जो रिज़ल्ट है ये अपने को याद रखना है। वो रिज़ल्ट क्या है कि अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं और नेट फोर्स 0 है, तो अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 टॉर्क आ गया तो ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और इस चीज़ को मैं एक लाइन और एक्सटेंड कर रहा हूँ एक जानकारी के लिए, हो सकता है ये अगले किसी क्वेश्चन में आ भी जाए, लेकिन चाहो तो इस बात को भी याद कर लेना कि अगर नेट फोर्स 0 होता है किसी बॉडी पे, तो एक पॉइंट के अबाउट जितना टॉर्क आता है किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर A के अबाउट सम टॉर्क आया तो वो टॉर्क एग्जैक्टली बराबर होगा B के अबाउट भी, और रैंडमली कोई भी पॉइंट ब्रह्मांड में अगर मैं ले लूँगा तो उन सभी पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क सेम ही आएगा, ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 है तो इस स्टेटमेंट को भी याद कर सकते हो, प्रूफ इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अब और इस क्वेश्चन में अपन बात नहीं करते। अगर वो कभी दूसरे किसी और क्वेश्चन में आता है तो वी विल डिस्कस इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप it gives you a better insight about this question. Thank you.